हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हमें देखना है अलग अलग पैरामीटर जिससे हम साउंड को क्लासीफाई करते हैं। जिसमें 3 पैरामीटर है। हम जो भी साउंड सुनते हैं वो 3 पैरामीटर से इसे क्लासीफाई करते हैं: पिच एंड फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड वेवफॉर्म। ओके, अब देखो बच्चों, यह पिच क्या होता है। पिच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। बच्चों, पिच हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड। अभी जो भी आप सुनते हो, जैसे आपको अगर अभी कभी म्यूजिक के क्लास को गए होगे तो वहाँ पे आपको कहते हैं कि थोड़ा ऊंचा गाओ, थोड़ा सा ऊंचा गाओ। कुछ लोग को ऊंचे का मतलब ही नहीं समझता, जैसे वो कहते हैं कि थोड़ा ऊंचा गाओ तो और जोर से लाउडली चिल्लाते हैं, लेकिन ऊंचा गाने का मतलब है स्वर में ऊंचा गाना। ओके, तो ये स्वर का जो ऊंचा होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हाई पिच यानी क्या होता है, जैसे आपने सारे ग म प ध नि सा सुना होगा। बच्चों, पिच वेरिएशन कैसे होता है उसे हमें समझना है। जैसे आपको, जिनको म्यूजिक का नॉलेज होगा उनको पता होगा, ये जो म्यूजिक में जो मतलब हम ये जो नोट देखते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, इसमें पिच वेरिएशन कैसा है, मतलब आपको पिच क्या है इससे समझ में आएगा। पिच मतलब ऊंचा, मतलब कैसे, इंटेंसिटी से नहीं, फ्रीक्वेंसी से ऊंचा। फ्रीक्वेंसी से ऊंचा कैसा होता है, जैसे बच्चों ये सा है, समझो सा रे, सा से रे थोड़ा ऊंचा है। ग म प ध नी सा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सा से लेकर इस सा तक फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाती है। सा से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी रे की, रे से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ग की, ग से ज़्यादा म की, म से ज़्यादा प, उससे ज़्यादा ध, उससे ज़्यादा नी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है। इसमें सिर्फ मेरा लाउडनेस नहीं बढ़ रहा है, साथ में पिच, मतलब मुझे सा अगर बोलना है तो सा कहने के लिए मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशंस मेरे ज़्यादा नहीं होते। जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो वोकल कॉर्ड है, इस वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन सा कहते वक्त उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी जब मैं सा कह रहा हूँ उस वक्त वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी कम है। जब मैं रे कहूँगा तो मुझे थोड़ा सा यहाँ का वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड का और बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद में ग के वक्त फिर से और ज़्यादा वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पिच बढ़ेगा। म के वक्त और पिच बढ़ेगा। जैसे इस सा से ऊपर के सा तक जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे अपना वोकल कॉर्ड है, जब सा कहता हूँ उस वक्त वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन कम है, वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब पिच कम है। रे कहूँगा उस वक्त मुझे फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ का वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड का बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में ग के वक्त भी मुझे और वाइब्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सा से लेकर इस नी तक और इस सा तक मुझे यहाँ का वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन और बढ़ाता जाना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती जाएगी वाइब्रेशन की। समझ में आ गया बच्चों? सा के लिए फ्रीक्वेंसी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन कम होता है। इस नी के लिए मेरा वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? इसीलिए जब वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उस वक्त का साउंड हाई पिच साउंड होगा, हाई पिच। ओके, अब पिच कैसे प्रोड्यूस होता है उसे समझना पड़ेगा बच्चों को। साउंड जो भी यूनिवर्स में प्रोड्यूस होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बजाएंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे इसे बजाया ऐसे। ओके, अगर ये बजाया तो क्या होता है? ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। वैसे साउंड जब प्रोड्यूस होता है तब कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन के फॉर्म में क्रिएट होता है साउंड। कॉम्प्रेशन फिर रेयरफैक्शन।
कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में साउंड क्रिएट होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसे समझने के लिए इजी हो जाए इसलिए इसे क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में हम लिखते हैं। क्रिस्ट ट्रफ के फॉर्म में साउंड वेव को हम लिखते हैं, लेकिन साउंड वेव ये होती है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में। ओके, अभी आप इसे अगर मतलब जब भी ये वाइब्रेट होता है तो ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी ये पिच जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमेशा ध्यान में रखना, पिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर पिच डिपेंड होता है। कैसे, अगर हमने इस इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट किया तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये वाइब्रेट होता है ऐसे, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है बच्चों, जितने वाइब्रेशन देखो ये वाइब्रेट होता है तो जितने वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस करेगा, देखो पर सेकंड कितनी बार वाइब्रेट हो जाएगा, अगर ज़्यादा वाइब्रेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर स्लोली वाइब्रेट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जितने वाइब्रेशन ये प्रोड्यूस करेगा उतने कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन इस मीडियम में प्रोड्यूस होगी, और उस कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ईजी होने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स वेव से थोड़ा सा रिप्लेस करके हम थोड़ा इजीली उसे स्टडी करते हैं। मतलब जितने वाइब्रेशन ये इंस्ट्रूमेंट का ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाइब्रेट होने वाला, ये जितने वाइब्रेशन करेगा उतने वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब उतने समझो इसने 10 वाइब्रेशन पर सेकंड किया तो 10 वेव जैसे 1 सेकंड में क्रिएट होगी। समझ में आ गया ना, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ओके, अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होता है, वाइब्रेशंस पर सेकंड ज़्यादा होते हैं, उसे कहते हैं हाई पिच। ओके, ये अगर ज़्यादा वाइब्रेट होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो ऐसा वेव फॉर्म क्रिएट होगा। समझो ये वेव फॉर्म कैसा है बच्चों, इससे कहूँगा मैं हाई पिच। ओके, और अगर ये मतलब कोई ये अगर कम वाइब्रेट होगा, स्लोली वाइब्रेट होगा, समझो ये अगर फास्ट वाइब्रेट होता है तो ये वेव फॉर्म है, इसे कहते हैं हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर ये स्लोली वाइब्रेट होगा, ऐसा स्लोली वाइब्रेट होगा तो हम एक वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ ऐसा होगा। देखो इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रहे, उतने ही डिस्टेंस पे देखो इसकी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, तो इसे कहते हैं लो पिच साउंड। लो पिच मतलब सोर्स के वाइब्रेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना वाइब्रेशन मतलब उतना हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट होता है। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को कहते हैं श्रिल कहते हैं श्रिल, एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड को क्या कहते हैं, ग्रेव। ये श्रिल है साउंड, श्रिल, एंड ये साउंड कैसा है, ग्रेव। ओके, अब श्रिल एंड ग्रेव में एग्जांपल्स में आपको अगर दूँ तो आपको पता होगा, ये जो क्या कहेंगे हम लोग, लॉयन का जो वॉइस होता है, जब लॉयन जब आवाज़ निकालता है तो उसका आवाज़ कैसा होता है बच्चों, ये जो आवाज़ आपने सुना है ये लॉयन का आवाज़ है। अब ये वॉइस देखो, ये इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो लॉयन का वॉइस बड़ा है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है देखेंगे आप, ऐसे इसका वाइब्रेशन, उसका जो थ्रोट होता है लॉयन का, उसका वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होता। लॉयन का जो थ्रोट होता है, जैसे हमारा वोकल कॉर्ड होता है, वैसे लॉयन का जो पार्ट है साउंड प्रोड्यूस करने वाला, वोकल कॉर्ड कहेंगे उसे भी, तो उसके वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होते, उसके वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होते, वो जोर से साउंड निकालता है, लेकिन इसका जो पार्ट है साउंड प्रोड्यूस करने वाला जिसे वोकल कॉर्ड कहेंगे, उसके वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए उसका साउंड जो होता है उसे ग्रेव साउंड कहेंगे हम लोग। वो हाई पिच साउंड नहीं होता, वो लो पिच साउंड होता है। लो पिच हाई पिच का जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले कंपैरिजन करके बताया था, सा से लेकर नी तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और सा की फ्रीक्वेंसी नी से कैसी है, कम है। सा के बाद में जो नी आता है ऊपर, उस नी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नी हाई पिच हो गया। लॉयन का एग्जांपल दिया लो पिच के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। आप अगर किसी माउस का वॉइस सुनेंगे तो वो कैसा होता है, देखो इस साउंड से आपको क्या पता चलता है कि ये जो साउंड है, इस साउंड में उसका लाउडनेस स्मॉल होगा। मतलब आप अगर कहीं जंगल में कहीं पे माउस का आवाज़ आ रहा होगा तो वो जंगल के सभी पार्ट में सुनाई नहीं देगा,
लॉयन का जो वॉइस है, लॉयन का जो साउंड है वो पूरे जंगल में सुनाई देगा, फिर भी वो लो पिच साउंड है, क्योंकि जब लॉयन आवाज़ निकालता है तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है वोकल कॉर्ड का, उस बॉडी लॉयन के बॉडी का जो पार्ट है वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता, इसीलिए वो ग्रेव साउंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है। लेकिन माउस वाला देखो थोड़ा ऊंचा लगता है कि नहीं, चिल्ला में देखो जब वो माउस साउंड निकालता है वो थोड़ा ऊंचा है। ओके, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था सा रे ग म प ध नि सा गा, तो ऊपर जो नी है सा से नी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वैसे ही लॉयन से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड माउस का है, ध्यान में रखना। और भी अगर आप बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल एंड फीमेल होते हैं तो उनके अगर साउंड को अगर कंपेयर करेंगे तो मेल का साउंड जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। आप देख सकते हो मेल का साउंड जो होता है वो थोड़ा सा नीचा होता है हमेशा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो फीमेल का साउंड होता है वो हाई पिच साउंड होता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों, आपको पता होगा। मेल का जो साउंड होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड कैसे, एंड फीमेल का साउंड होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैसे, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो वोकल कॉर्ड, बच्चों फीमेल वॉइस जो होता है वो हाई पिच होता है एंड मेल वॉइस होता है लो पिच होता है। तो उसको समझने के लिए मैं वोकल कॉर्ड के डायग्राम यहाँ पे निकालता हूँ, लेकिन मैं ये जो डायग्राम निकाल रहा हूँ ये रफ डायग्राम है, मैं बायोलॉजी का पर्सन नहीं हूँ, इसलिए आप भी समझो। ऐसा कुछ होता है वोकल कॉर्ड में, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा ज़्यादा। ऐसा कुछ होता है ना बच्चों, ये थ्रोट में वोकल कॉर्ड होता है देखो, और ये ऐसा मुंह होता है, जब कुछ साउंड निकलेगा ऐसा होता है, ऐसे वाइब्रेशंस करता है, और वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो वोकल कॉर्ड होता है उसके वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, आपके थ्रोट में होता है। ओके, और इसके ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इस वाइब्रेशन के ऊपर पिच डिपेंड है। मतलब अगर ये वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होते हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये वाइब्रेशन अगर मतलब कम होते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। अब क्या होता है कि जो फीमेल होती है या मेल होता है, दोनों को अगर कंपेयर करना है तो मेल में जो वोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ होती है 20 मिलीमीटर जनरल, एंड फीमेल में होती है 15 मिलीमीटर। मतलब मेल के केस में वोकल कॉर्ड की लेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। आपको पता है, आपको इसके पहले भी देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग की तरह समझो, वैसे तो ये स्ट्रिंग नहीं है लेकिन आप स्ट्रिंग की तरह अगर उसे ट्रीट करेंगे तो स्ट्रिंग में आपने देखा था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैसा था, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला P/2L/√T/μ, ऐसा फार्मूला था कि नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा एक फार्मूला था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ज़्यादा लेंथ होगी तो वाइब्रेशंस पर सेकंड ज़्यादा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे वाइब्रेशंस पर सेकंड मतलब उसकी पिच कैसी होगी, लो होगी। मेल वाइज जो होता है, मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वाइब्रेट होने वाला पार्ट, इसकी लेंथ जो होती है बच्चों, ये लेंथ ये 20 मिलीमीटर होती है मेल के केस में, और फीमेल के केस में इसकी लेंथ कम होती है, मतलब ये 15 मिलीमीटर होती है। मेल के केस में 20, फीमेल के केस में 15 मिलीमीटर, और फीमेल के केस में लेंथ कम होने की वजह से पिच हाई होती है। इसीलिए आपको पता है कोई भी अगर लेडीज गाती है तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती ऊंचे स्वर में गाने के लिए, लेकिन अगर किसी मेल को गाना है उस ऊंचे स्वर में तो उसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये देना पड़ता है, हम क्या कहते हैं सकते, इसे टेंशन देना पड़ता है इसे ज़्यादा। इसलिए जब मेल ऊंचा गाते तो ऐसा जो से उसे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है गाने के लिए, लेकिन फीमेल ईजिली ऊपर जाके मतलब हाई पिच में भी गा सकते हैं।
क्योंकि आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अगर यहाँ पे हम टेंशन देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ओके, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसे टेंशन क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लेंथ, मेल के केस में लेंथ ज़्यादा होने की वजह से अगर इसे मतलब वाइब्रेट करना है तो स्ट्रेस भी ज़्यादा देना पड़ता है। इसीलिए आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लता मंगेशकर की वॉइस है तो वो जो वॉइस है वो लेडीज़ की वॉइस होने की वजह से हाई पिच में गा सकते हैं। वही अगर भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो उनकी जो वोकल कॉर्ड है उनकी लेंथ ज़्यादा थी, इसलिए उनको गाने के लिए जो है मतलब और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लता मंगेशकर, आप अगर उसे समझेंगे तो। ओके, तो समझ में आ गया पिच क्या होता है। तो लेडीज़ का पिच क्यों हाई होता है और जेंट्स या जो मेल होते हैं उनका जो पिच होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है वो कम क्यों होता है, उसका रीज़न हमने देखा है। ओके बच्चों, अभी हमें देखना है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, आपको पता है कि बहुत बार आप फ़ोन पे बात करते हो तो कहते हो आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ा ज़ोर से और थोड़ा ज़ोर से बोलते हो कि नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा बोलते हो। तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना लाउडनेस ज़्यादा होगा। लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, इसके पहले लेक्चर में भी मैंने इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया ही है। क्या होता है, जब भी कोई सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है तो लो इंटेंसिटी का साउंड, मतलब जैसे मैंने अगर आपको लो इंटेंसिटी में पढ़ाना शुरू किया, बहुत बार क्लासरूम में भी अगर लो इंटेंसिटी में कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को सुनाई नहीं देता, जो लास्ट बेंच पे बैठा होता है। वो कैसा होता है, जैसे बच्चों तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे व्हाट इज़ द इंटेंसिटी एंड व्हाट इज़ द लाउडनेस, ये जो होगा ये लो इंटेंसिटी वाला साउंड होगा, लो इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी वाला साउंड क्या होता है बच्चों, अब हम देख रहे हैं ये लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो ये हो गया, ये जो आवाज़ है यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी हाई हो गई। तो ये हाई इंटेंसिटी का साउंड मतलब क्या होता है, पहले इंटेंसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है वो समझते हैं हम लोग। देखो, किसी सोर्स को, जैसे वो जो हमने पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लिया था वही इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, चलो इस इंस्ट्रूमेंट से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो साउंड के लिए पहले क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हमने देखा है, लेकिन इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है। देखो ये जब इसके ऊपर मैंने ऐसा कुछ फोर्स अप्लाई किया और ये वाइब्रेट होगा, तो अगर ये है मीन पोजीशन, ये अगर मीन पोजीशन समझो, मीन पोजीशन से जितना ऊपर, जितना मतलब दोनों एक्सट्रीम जाएगा, जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, या ऑसिलेशन करता है ना कोई भी, आपको पता है। जैसे आपको अगर आप तबला का एग्जांपल लेंगे या मृदंग का एग्जांपल लेंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि जब आप वाइब्रेट करते हो तो उसका जो सरफेस होता है, जो क्या कह सकते हैं उसे, वो वाइब्रेट होता है, मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है। अगर कोई तबला होगा या मृदंग होगा, उसको अगर आप ऐसा अप्लाई करते हो कोई फोर्स, तो क्या होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट होता है। अगर मेम्ब्रेन, देखो बच्चों, मेम्ब्रेन की ये मीन पोजीशन है, मतलब मेम्ब्रेन अगर रेस्ट में तो इस पोजीशन पे है, अगर उसे वाइब्रेट करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे जाता है ऐसा, ये कब जाएगा, जब आप जोर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब जोर से फोर्स अप्लाई करते हो, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, तब क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेन है तबले का या मृदंग का, तो वो ज़्यादा ऊपर एंड ज़्यादा नीचे जाता है। ऐसा ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐसा वाइब्रेशन का ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे, अगर ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो वो साउंड आपको ज़ोर से सुनाई देता है। आप देख सकते हो जितना ज़ोर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया उतना ज़्यादा वो मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, और जितना ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा, जितना उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उस सोर्स का, उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। उसका ये फार्मूला भी आप सबको पता ही है, I इज इक्वल टू 2π f स्क्वायर रो ए स्क्वायर इंटू वी। ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है। इंटेंसिटी जो फैक्टर हमने समझा था उसमें हमने इसे डिराइव किया था। ओके, देखो इसमें क्या है, अगर 2π फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके,
दूसरी और एक फार्मूला है बच्चों, ध्यान में रखना, कहीं पे भी साउंड जनरेट होता है, चाहे साउंड हो या लाइट हो, अगर वो जनरेट होगा तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स के हिसाब से, यहाँ से समझो साउंड जनरेट हो रहा है, चलो यहाँ से अगर साउंड जनरेट होगा तो सभी साइड्स में वो पूरे स्पेस में स्फीयर के फॉर्म में पूरे स्पेस में ट्रैवल हो जाएगा साउंड, ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में। तो क्या होता है इंटेंसिटी, यानी क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। जब साउंड जनरेट होता है तो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल होता है। अब उसकी इंटेंसिटी यानी क्या होता है, साउंड जनरेट होने के बाद में उसके वाइब्रेशन की वजह से सभी डायरेक्शन में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सभी डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, सभी डायरेक्शन में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ट्रैवल होती है। तो उस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जब ये साउंड एनर्जी जनरेट होती है, पॉइंट सोर्स से अगर साउंड एनर्जी जनरेट होगी तो पूरे स्फीयर के फॉर्म में ट्रैवल होता है, पूरे स्फीयर के फॉर्म में सभी डायरेक्शन में ट्रैवल होता है स्फीयर के फॉर्म में से, ओके। तो ये स्फीयर जो होता है स्फीयर, तो उसका एनर्जी पर यूनिट टाइम की जगह पे पावर रखा और एरिया की जगह पे 4πr² रखना पड़ेगा। इंटेंसिटी देखो, अगर पावर कांस्टेंट है इस सोर्स की, जो भी सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, चाहे यहाँ पे ये सोर्स है समझो, इसकी पावर अगर कांस्टेंट है तो ये इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फॉर पॉइंट सोर्स। अगर कोई पॉइंट सोर्स होगा तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये भी कंसेप्ट आपको इसी चैप्टर में व्यूअर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, इसके पहले ये हो गया है, ये दोनों कंसेप्ट पढ़ाए हैं, फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ बात कर रहा हूँ, वो अगर कोई नज़दीक होगा तो उससे ज़्यादा सुनाई देगी, उसकी इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन वही अगर दूर होगा कोई तो उसको कम सुनाई देती है। उसका रीज़न यही है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतनी इंटेंसिटी क्या होती है, उसको सुनने के लिए कम हो जाती है। इसलिए सोर्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे, सोर्स ऑफ साउंड से, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होती जाती है, ओके। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर कैसे डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, किसी भी सोर्स को वाइब्रेट करते हो तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे आप भी यहाँ पे अगर मैं अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे अगर कम मतलब इंटेंसिटी में बात करनी है तो मेरा जो ये पार्ट है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ये कम ही होता है, सब थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा, अगर वही मुझे जोर से बोलना है तो ऐसा वाइब्रेट होगा, मतलब ज़्यादा वाइब्रेट होगा। ये पार्ट जो है वोकल कॉर्ड का, इसका वाइब्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तब साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देगी, ओके। समझ में आ गया ये सब बच्चों, इंटेंसिटी क्या है। अब लाउडनेस को जो हम मेजर करते हैं उसके लिए स्पेशल यूनिट है डेसिबल, डेसिबल। अब डेसिबल यूनिट क्या है, पहले वो फार्मूला देखते हैं, उससे आपको पता चलेगा। बच्चों इंटेंसिटी वैसे अगर देखेंगे तो ये मतलब डिपेंड है कि कौन पर्सन सुन रहा है। बहुत बार ये कैसा है कि पर्सन के ऊपर भी डिपेंड है कि उसको इंटेंसिटी मतलब कम इंटेंसिटी का साउंड सुन रहा है या ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड सुन रहा है। बहुत बार ऐसा हो सकता है अगर कोई पर्सन को सुना ही नहीं देता तो उसके लिए, हमारे लिए जो हाई इंटेंसिटी का साउंड है उसके लिए लो इंटेंसिटी का साउंड भी हो सकता है, ओके। तो फिर भी इन जनरल अगर इंटेंसिटी को नॉर्मल हेल्दी ईयर के हिसाब से अगर हमें देखना है, लाउडनेस को काउंट करने के लिए फार्मूला है 10 log ऑफ बेस 10 I डिवाइड बाय I0, ओके। इसमें I0 होता है ये रेफरेंस इंटेंसिटी है, I0 क्या है, रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसे हम 0 डेसिबल कंसिडर करते हैं, ओके। I0 जो होता है ये रेफरेंस इंटेंसिटी है, मतलब कम से कम इतना इंटेंसिटी का साउंड होगा तब जाके कम से कम इतना होगा, मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए साउंड, तब आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये I0 होता है 10⁻⁻12, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वैट पर मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखना ये I0 की वैल्यू होती है, ओके। तो लाउडनेस का यूनिट क्या है, यूनिट क्या है लाउडनेस का, लाउडनेस की जो लेवल है, देखो लेवल ऑफ साउंड, लेवल ऑफ साउंड जो होता है उसे डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी डेसिबल, ओके। डेसिबल में मेजर करते हैं, 1 डेसिबल 2 डेसिबल,
10 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल। ये जो डेसिबल है ये यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है, सॉरी लेवल ऑफ साउंड करने के, लाउडनेस ऑफ साउंड का निकालने के लिए, लाउडनेस को निकालने के लिए, लेवल ऑफ साउंड को समझने के लिए हम डेसिबल यूनिट यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें देखना है एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, जिससे हमें मतलब इसका कंसेप्ट ये कैसे अप्लाई करना है थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं न्यूमेरिकल, जिसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो आपको एच.सी. वर्मा के बुक में ये न्यूमेरिकल आपको दिखाई देगा। ओके, एच.सी. वर्मा की जो बुक है, एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें दिया है। देखो बच्चों न्यूमेरिकल कैसा है। चलो मैं पढ़ता हूँ। इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय फैक्टर 20, बाय हाउ मेनी डेसिबल इज द साउंड लेवल इंक्रीज। मतलब देखो पहले वाली इंटेंसिटी जो है I1, न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखो, I1 इज इक्वल टू, मैं I कंसिडर करता हूँ, और उन्होंने क्या कहा है, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय फैक्टर 20, मतलब जो I2 है 20 फैक्टर से, मतलब 20 I1 गया वो नेक्स्ट जो इंटेंसिटी है, बाय हाउ मेनी डेसिबल द साउंड लेवल इंक्रीज। देखो साउंड लेवल को काउंट करने के लिए हमने अभी अभी जो बीटा यूज़ किया था, कुछ बीटा इज इक्वल टू और यल इज इक्वल टू, देखो एक तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, यल इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, इसे यल भी कहते हो और इसे बीटा भी कहते हो। ओके चलेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको उन्होंने कहा है बाय हाउ मेनी डेसिबल इज द साउंड इंक्रीज, मतलब पहला वाला साउंड है उसे बीटा 1 कहना पड़ेगा, बीटा 1 एंड बीटा 2 कितने लेवल से बढ़ गया, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बाद में जो साउंड है उसकी लेवल ज़्यादा है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 निकालना पड़ेगा। ओके, ये आपको निकालना है, ये फार्मूला है और ये गिवन डाटा है बच्चों। इसे देख के आपको मतलब निकालने का क्या मतलब, कैसे निकाले समझ में आया होगा। पहले हम क्या करेंगे, बीटा 1, बीटा 1 क्या होगा, 10 लॉग बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट। ओके, बाद में बीटा 2 क्या है बच्चों, इंटेंसिटी कितनी बढ़ाई उन्होंने, देखो 10 लॉग बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट। तो नेक्स्ट टाइम जो इंटेंसिटी I2 कितनी है, देखो पहले I है, I1 I है, बाद में I2 कितना 20 है, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा 20I डिवाइड बाय आई नॉट, ऐसा रखना पड़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है, कितने लेवल से मतलब साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब मुझे बीटा 2 माइनस बीटा 1 निकालना पड़ेगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1 निकालना है। तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, 2 माइनस 1 करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बीटा 2 माइनस बीटा 1, देखो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log to the base 10, okay, 20I divided by I minus 10 log to the base 10 I डिवाइड बाय आई नॉट, ऐसा है देखो। ओके, अब देखो ये 10 पहले कॉमन निकालते हैं बच्चों, 10 को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, लॉग, मैं बेस नहीं लिखूंगा क्योंकि बेस सेम और 10 है, वो भी आपको याद रखना है, 10 बेस है, भी नहीं लिखूंगा, ठीक है लिख दो थोड़ा उसमें, देखो लॉग 20I, ये क्या करेंगे, आई क्या, सॉरी आई नॉट है ना, कैंसिल नहीं कर सकते, आई नॉट है, 20I डिवाइड बाय आई नॉट माइनस लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट। अब देखो बच्चों 10
लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ यन क्या होता है, लॉग ऑफ यम बाई यन होता है। तो लॉग ऑफ यम बाई यन, यम क्या है 20 आई डिवाइड बाय आई नॉट, यम बाय यन आई डिवाइड बाय आई नॉट, आई डिवाइड बाय आई नॉट, ऊपर का आई डिवाइड बाय आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 लॉग टू द बेस 10 इंटू 20, ये हो गया मतलब आपका आंसर, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 हो गया। लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब लॉग ऑफ 20 टू द बेस 10, आपको जो लॉग टेबल होता है उसके बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा ये बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग बेस 10। 20 का लॉग कितना होगा बच्चों, 20 का लॉग होता है, मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 इंटू 10 ऐसा करते हैं। ओके, आप सबको पता है 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू 2 ऐसा करना पड़ेगा। 10 को बाहर निकाला कॉमन, लॉग ऑफ यम इंटू यन को होता है, लॉग ऑफ यम इंटू यन होता है लॉग ऑफ यम प्लस लॉग ऑफ यन। ये रूल है, ध्यान में रखना, आपको बेसिक में भी लिख के दिया था मैंने फाउंडेशन में। देखो लॉग टू द बेस 10 2, लॉग ऑफ यम इंटू यन इज इक्वल लॉग ऑफ यम प्लस लॉग ऑफ यन। लॉग ऑफ यन मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 ऐसा लिखना पड़ेगा। 10 2 का लॉग होता है 0.3010, सबको मतलब ध्यान में ही होगा, और ये कितना होता है 1। अब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू, देखो 1 प्लस मतलब 1.3010 ऐसा हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 इंटू 10 नियर अबाउट 13 हो जाएगा dB। ये है बीटा 2 माइनस बीटा 1। समझ में आ गया बच्चों, इसमें कुछ डाउट है? 13 डेसिबल से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके बच्चों, अभी हमें देखना है क्वालिटी ऑफ साउंड। जो भी साउंड आपको सुनाई देता है वो साउंड जो होता है, चाहे कोई पर्सन का हो, कोई सिंगर का हो, या चाहे कोई एक्टर का हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट का हो, वो साउंड कभी सिंगल फ्रीक्वेंसी में नहीं होता जनरली। उसमें क्या होता है, जब भी समझो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब मेरा जो साउंड है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। लेकिन जो आपको कोई एक वेव के फॉर्म में अगर उसे एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करते हैं, ये अलग अलग जो वेव जनरेट हो रही है उन सब वेव का सुपर पोजिशन हो जाएगा, और सुपर पोजिशन का रिजल्टेंट एक वेव क्रिएट होगा, जो वेव आप सुनेंगे। चाहे कोई आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, जैसे सारे जहां से अच्छा है सॉन्ग, और वो सुन रहे हो, और वो सॉन्ग जब भी सॉन्ग आप सुनते हो उस वक्त अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, प्लस सिंगर का भी अपना एक फ्रीक्वेंसी जो भी है। और सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं है बच्चों, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ कभी नीचे के स्वर में बोल रहा हूँ, कभी ऊपर के स्वर में बात करते वक्त भी हम अलग अलग स्वर में बात करते हैं। कभी मैं ऊपर के स्वर में बात कर रहा हूँ, कभी मैं नीचे के स्वर में बात कर रहा हूँ, कभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो हाई इंटेंसिटी से बात कर रहा हूँ, मतलब लाउडनेस ज़्यादा है, कभी लाउडनेस कम है। तो क्या होता है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी पर्सन से, उस साउंड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, प्लस अलग अलग इंटेंसिटी का एंड अलग अलग मतलब एम्पलीट्यूड का साउंड होता है। तो वो अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो सभी साउंड है उन सबको अगर मिक्स करेंगे, उस पर्सन का जो भी साउंड है या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के जो भी साउंड है, उन सभी साउंड के सभी वेव्स को मिक्स कर देंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट के लिए या उस पर्सन के लिए उसका साउंड अगर एक वेव फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उस वेव फॉर्म को ही हम क्वालिटी कहते हैं बहुत बार। ओके, अब देखो जैसे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके ये सिंगल फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम साउंड स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर वाइब्रेट करते हो तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए
ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया तो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये डायग्राम मैंने निकाली है, 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को लेके ये डायग्राम निकाली है, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्यूनिंग फॉर्क, जिसको वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क का वॉइस कैसा होता है। देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चों, और इसे हमने वाइब्रेट किया तो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से साउंड कैसा प्रोड्यूस हो गया, सुनो। ओके, तो इस साउंड का जो वेव फॉर्म है कंसिडर करो, मैंने ये एक्सप्रेस किया ये वेव फॉर्म। दूसरा है, ये है बच्चों जिसे हम शहनाई कहते हैं, क्लैरिनेट। और ये शहनाई जब मतलब उसका साउंड अगर प्रोड्यूस होगा तो उसका साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सेम अगर मतलब आप उसका अगर साउंड अगर नोट करेंगे तो शहनाई का जो पूरा साउंड है उसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन प्लस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन सबको मतलब अलग अलग वेव, शहनाई जब आप बजाएंगे तब वो शहनाई क्या करती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स, अलग अलग इंटेंसिटी की वेव्स प्रोड्यूस करेगी। अब उसको अगर एक वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से अगर पूरे वेव्स को हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जब वो आपको सुनाई देती है तो मिक्स होके सुनाई देती है, तो शहनाई की सभी वेव्स को अगर मिक्स करेंगे उसका सुपर पोजिशन हो जाएगा, तो कंटिन्यूस वेव कुछ अलग फॉर्म की ऐसी वेव दिखाई देगी आपको। मतलब कभी एम्पलीट्यूड का कम बड़ा, कभी कम, फिर बड़ा, फिर कम, ऐसे। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। देखो ये वेरिएशन है, ओके, तो ये इस तरह से वेरिएशन है इसका। शहनाई के केस में ये जो ग्राफ निकाला है ये शहनाई का ग्राफ है, ओके, एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। शहनाई का जो एम्पलीट्यूड है उसका वेरिएशन, एम्पलीट्यूड प्लस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से शहनाई का ऐसा हुआ है, देखो ग्राफ, ओके। और अगर हम इसे कॉर्नेट कहेंगे, कॉर्नेट मतलब आप देखते हो जैसे सोल्जर्स बजाते, देखो सोल्जर्स जब भी मतलब आर्मी में होता है, देखो बच्चों कंट्री का कोई भी मतलब अगर जैसे इंडिपेंडेंस डे है उस दिन बजता है वो, तो वो जो होता है उसे कहते हैं कॉर्नेट, मतलब एक प्रकार का तुरही है वो, ओके। वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कभी बढ़ती है कभी कम होती है, और एम्पलीट्यूड भी वेरिएशन है, उसकी इंटेंसिटी भी कभी ज़्यादा सुनाई देती है, जब बजाते हैं उसे तब उसकी इंटेंसिटी कभी ज़्यादा सुनाई देती है कभी कम सुनाई देती है, कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। लेकिन आपको उसे अगर एक एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है, एक वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके अलग अलग वेवलेंथ को, उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को कंबाइन करना पड़ेगा। वो जो कॉर्नेट है वो अलग अलग इंटेंसिटी एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमें एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म देना है, एक वेव के फॉर्म में मतलब सभी वेव्स का सुपर पोजिशन हो जाएगा और एक वेव फॉर्म हो जाएगी, एक रिजल्टेंट वेव जो आपको सुनाई दे रही है, ओके। वो सभी अलग अलग टाइप की वेव जो कॉर्नेट से जनरेट हो रही है वो सभी मिक्स हो जाएगी, चाहे अलग फ्रीक्वेंसी को हो या अलग इंटेंसिटी हो, वो सब मिक्स हो जाएगी और आपको सुनाई देगी। तो उसे अगर वेव फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कुछ ऐसे होगी, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। एम्पलीट्यूड भी देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर एम्पलीट्यूड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, देखो वाइब्रेशन कम हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वाइब्रेशन, लेकिन एम्पलीट्यूड कैसे इसका कम है, क्योंकि क्या है कि सभी वेव्स का सुपर पोजिशन होके जो भी वेव्स प्रोड्यूस होगी, जब वो क्या कहेंगे उसे कॉर्नेट बजेगा, तब उसका जो साउंड आपको सुनाई देता है उसका जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की वजह से एक रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है जो आप सुनते हो, वो इस तरह की होती है, ओके। तो पहले मैंने आपको वेव फॉर्म क्या होता है वो समझा आपको, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड जनरेट होता है उसमें नंबर ऑफ वेव्स होती है और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उसका एक वेव फॉर्म होता है, ओके। इसीलिए अगर सेम सॉन्ग है, समझो सारे जहां से अच्छा है, उसे अगर हम सुनेंगे शहनाई से तो कैसा होगा, सुनो। इसे सुनकर आपको पता चला होगा ये शहनाई का जो वॉइस है, जैसे सारे जहां से अच्छा, थोड़ा सा मैंने आपको सुनाया। अब देखो, अब अगर आप कॉर्नेट से सुनेंगे तो सारे जहां से अच्छा कैसा होगा,
इन दोनों साउंड को आप सुना है, दोनों साउंड, दोनों जो मतलब चाहे शहनाई हो या तुरई हो, तो दोनों का जो साउंड है सेम सॉन्ग है, फिर भी आपको पता चलता है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का है, ये आपको समझ में आता है। अगर कहीं पे समझो मृदंग एंड तबला बज रहे, तो दोनों चाहे सेम रिदम हो, सब कुछ सेम हो उसमें बजने वाला, फिर भी उसका डिफरेंस समझ में आता है। जैसे यहाँ पे आपको शहनाई का वॉइस जो है सारे जहां से अच्छा का वो अलग है, और तुरही का अलग है, कॉर्नेट का अलग है, क्लैरिनेट का अलग है, दोनों का साउंड अलग अलग सुनाई दे रहा है। वो जो अलग सुनाई दे रहा है, अगर बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चों, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेम एम्पलीट्यूड का, सेम इंटेंसिटी का, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, फिर भी वो साउंड किसी अलग इंस्ट्रूमेंट का है, ये दोनों अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ध्यान में आता ही है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर कोई आप इंटरव्यू सुन रहे हो, समझो आपके फेवरेट कोई एक्टर का अगर इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको पता चलता है ये किसका इंटरव्यू। अगर आप टीवी पे अगर किसी हीरो का आवाज़ आता है तो आपको पता चलता है, चाहे आप सोए भी होगे तो भी आपको मतलब ध्यान टी की तरफ नहीं होगा, नहीं देखेंगे तो भी पता चलता है हाँ ये अमिताभ बच्चन का आवाज़ है। तो ये कैसे पता चलता है बच्चों? क्योंकि वो जो अमिताभ बच्चन का जो वॉइस होगा उसका एक वेव फॉर्म होता है, उस साउंड की एक क्वालिटी होती है, एक वेव फॉर्म होता है, वो स्पेसिफिक वेव फॉर्म में अमिताभ बच्चन की जो टॉकिंग है वो उसी वेव फॉर्म में हमेशा चलती रहती है। वो वही फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड वेरिएशन एक स्पेसिफिक होता है, तो उससे उनके साउंड की क्वालिटी समझ में आती है। बहुत बार इस साउंड क्वालिटी को साउंड कलर भी कहते हैं, वो भी आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है, दो इंस्ट्रूमेंट अगर अलग अलग होंगे, वो अगर सेम रिदम बजाते हैं, सेम सॉन्ग भी अगर उससे हम उसका मतलब सेम सॉन्ग भी अगर हम उससे सुनेंगे तो भी वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का ये ध्यान में आता है। ओके, अगर दो पर्सन हैं, एक पर्सन समझो लता मंगेशकर समझो उन्होंने गाया है समझो कोई सॉन्ग, और कोई और सिंगर है उन्होंने गाया है वही सेम सॉन्ग, फिर भी आपको ध्यान में आता है कि ये किसने गाया है और वो किसने गाया है, क्योंकि दोनों का दोनों की जो वेव फॉर्म है वो अलग अलग होता है। उस वेव फॉर्म को ही हम कहते हैं क्वालिटी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक वेव फॉर्म है, वो आपको पता ही चलता है। आप अलग अलग टीचर के अभी लेक्चर्स देखते हो, मतलब आपके जो भी टीचर होगी केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स के, फिर भी आपको मेरा जो बात करने का तरीका है, जो वेव फॉर्म है वो एक फिक्स्ड है, उनका एक बात करने का तरीका जो वेव फॉर्म है वो फिक्स्ड है। वो समझ में आता है कि कौन से टीचर का वॉइस है, क्योंकि उनका वेव फॉर्म हमेशा बोलने में उनका एक रिदम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वेरिएशन फिक्स होता है। समझ में आ गया बच्चों? ओके।